हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक से कुछ सवाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव अध्याय 10 और अध्याय 11 प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय का हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम कुछ सवाल लेते हैं। हम टिक मार लिए पहले ही ताकि क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो हमें। तो पहला सवाल है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखो, सीधा प्रतिबिंब किसमें किसमें बनता है? एक समतल दर्पण में तो बनता ही है। अगर हमको इसमें थोड़ा सा और हिंट दे दिया रहता कि प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु के साइज के जैसा है, मतलब वस्तु का जो साइज है उतना ही साइज प्रतिबिंब का है, तो हम आसानी से बोल देते समतल दर्पण। अगर इसमें थोड़ा सा हिंट और देता कि वस्तु के साइज से छोटा है तो हम बोल देते उत्तल दर्पण। अगर हमको दे देता हिंट कि वस्तु के साइज से बड़ा है तो हम बोल देते अवतल दर्पण। तो हमको इसमें सिर्फ दिया है कि दर्पण के सामने हम क्या किए, वस्तु को रखे हैं और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो इसमें सिर्फ दो ही केस हो सकता है, या तो उत्तल दर्पण या तो समतल दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो समतल या उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी कार का अग्रदीप मतलब हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करिए, खुद सोचिए कि किसी गाड़ी के अग्रदीप में मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है। तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ताकि हम पीछे की वस्तु को देख सके, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमको कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ठीक, तो हम इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर c/v। हम क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब अपवर्तनांक का जो परिभाषा अगर हमको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो हम बोल सकते हैं अपवर्तनांक होता है कि प्रकाश की चाल हवा में बटे प्रकाश की चाल किसी माध्यम में का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जहां c का मान हमको क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाता है? प्रकाश का चाल है। ठीक है, तो हमको सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक क्या है? अगर नहीं जानते तो लिखते जाइएगा। वायु मतलब हवा, हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 हो जाता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 के आसपास होता है। ठीक है, कांच या ग्लास, और कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांच का अपवर्तनांक तकरीबन 1.5 के आसपास होता है। ठीक है, और बचा हीरा, और हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.5 के आसपास होता है। तो इसमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका? हीरा का। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.5 के आसपास होता है। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक क्या है? 1.5 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.3 के आसपास होता है, और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो इसमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है और सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, या इंग्लिश में उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और अपसारी, यहाँ अपसारी तो नहीं है पर आप लिख लीजिएगा, अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा सवाल पूछा गया है। चलिए, और क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है? v/u होता है। मतलब v प्रतिबिंब का दूरी बटे वस्तु के दूरी का अनुपात होता है, लेंस का आवर्धन। तो क्या हो जाएगा? v/u हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम दिख रहा है ना, ये u/v है, ये v/u है। तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाता है? v/u हो जाता है। ठीक है, ये सब हम क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परितालिका। ठीक है, परितालिका क्या होती है? हमारे आंखों के जो हमारे आंख के बीच में काला काला भाग है ना, उसके साइड में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा चित्र बना के। हम आपको क्लास में समझाए थे कि अगर ये हमारा आंख है, जो आंख में काला होता है, उसके चारों तरफ ये होता है ना कुछ गोल टाइप का, ये तो ये इसका किसी का कलर देखिए काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला कलर का होता है। ठीक ना, तो ये जो आंख का नेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं? परितालिका बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं हम? परितालिका। ठीक है, इसका कारण क्या है हम क्लास में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंग भाग होता है? मतलब नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? परितालिका बोलते हैं। पुतली का काम क्या होता है? पुतली होता है कि हमारे आंखों में जो रोशनी प्रवेश कर रही है उसको वो कंट्रोल करता है कि कहीं ज़्यादा ना चले जाए, कहीं कम नहीं चले जाए, तो ये पुतली का काम होता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना होता है जिस पे हमारे सामने जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? हमारे आंखों के सामने एक उभरा सा भाग होता है। ठीक है, क्लास में हम ये सब बात कर चुके, फिर भी बता देते हैं। ये हमारे आंखों पे क्या होता है? उभरा सा एक पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो भी प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र में, ये कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। ठीक है, तो मेरा सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो परितालिका हमारे आंख का क्या है? रंगीन भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ना, या आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बता देते हैं कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य का मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उस रंग का प्रकीर्णन कम होगा। तो हम एक क्लास में आपको बताए थे, विवग्योर नाम से आपको याद करवाए थे। ठीक है, मतलब वो इसमें क्या होता है कि हम अगर वॉयलेट से, जैसे बैगनी कलर कहते हैं, इधर से हम लाल की ओर बढ़ते हैं तो हम जानते हैं लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके क्लास में। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है देख लेते हैं। सवाल में पूछा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो हमको प्रकीर्णन अधिक मांगता है, प्रकीर्णन अधिक हो, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य हमको कम होगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। तो देखिए, तो सवाल में है, सवाल में हमको लाल दिया हुआ, लाल का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल नहीं होगा। अब क्या बचा मेरा? नीला, पीला और नारंगी बचा। ठीक है, तो नीला को क्या बोलते हैं? ब्लू, येलो और ऑरेंज। तो देखो, तो इसमें से ब्लू, येलो और ऑरेंज, तो ये तीनों है ना, ब्लू, येलो और ऑरेंज। तो इन तीनों में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य ब्लू का होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं जब इधर से इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसका होगा, तब उससे ज़्यादा इसका होगा, इससे भी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? इसका। तो ब्लू का जो है वो तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो क्या हो जाएगा? ब्लू, मतलब नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल हमको दिया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है? तो इसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं हम कि इसी सेम जैसे हम सवाल में दिया है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमको दिखाई देने लगती है, और सूर्योदय के बाद भी 2 मिनट तक हमको सूर्य आसमान में दिखाई देता है। हम आपको क्लास में समझाए भी थे कि अगर ये हमारा पृथ्वी है तो सूर्य देखिए, हमारा पृथ्वी में वायुमंडल है चारों तरफ, ठीक ना, तो सूर्य जब अस्त हो जाता है, अस्त मतलब क्या? ये जो रेखा से अगर नीचे आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया। लेकिन जब सूर्य यहाँ होता है तो हमको दिखाई सूर्य यहाँ देता है, सूर्य हमको दिखाई यहाँ देता है। इसलिए इस घटना में प्रकाश का अपवर्तन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, या
वायुमंडलीय अपवर्तन हम इसको बोल सकते हैं। मतलब सूर्य सुबह में होता है, अगर हम इस लाइन को मान ले एक रेफरेंस के तौर पे, तो सूरज इस लाइन से नीचे होता है पर हमको दिखाई यहाँ देता है। यही घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो सेम उसी तरह शाम में भी होता है कि सूर्योदय हो जाता है, मतलब शाम में सूर्यास्त होता है, तो इस लाइन के नीचे सूर्य आ जाता है लेकिन हमको दिखाई देता है यहाँ पे। तो यही बोला है सवाल में कि सूर्योदय से, मतलब सूर्योदय, ये सूर्य इस लाइन से ऊपर जाने से लगभग 2 मिनट पहले ही हमको ये दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्लास में इसको समझा चुके हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये सवाल थे और देखते हैं। हाँ, अब कोई सवाल नहीं है। तो 2020 में प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं 2019 पे। चलिए सब्जेक्टिव भी करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम सब्जेक्टिव पे जाएंगे। चलिए, तो मेरा पहला सवाल क्या दिया हुआ है, ऑप्टिक्स का दर्पण सूत्र क्या है। तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ये दर्पण सूत्र होता है। अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए लेंस का सूत्र क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो हमसे पूछा दर्पण सूत्र, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस से दूर किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष अगर हमको हुआ है या किसी व्यक्ति को हुआ है, निकट दृष्टि दोष मतलब क्या कि निकट का वस्तु दिखाई देता है परंतु दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और किसी भी आंख का जो निकटतम बिंदु है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। तो क्या हो जाता है ना निकट दृष्टि दोष में कि निकट का जो भी वस्तु होता है वो तो दिखाई देता है आराम से, पर दूर का वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो होता क्या है, या तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, ठीक है, या तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, या जो हमारे आंख में लेंस है उसका आकार बढ़ जाता है। यही 2 कारण होता है, मेन कारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के उपयोग से दूर कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे हम दूर करेंगे, अवतल लेंस के प्रयुक्त से। अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बायफोकल लेंस कब होता है, जब जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस कब होगा, जब हम दूर दृष्टि दोष का बात करेंगे। मतलब क्या, दूर का वस्तु हमको दिखाई देता है और नजदीक का वस्तु हमको नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के उपयोग से हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, अच्छा, विभवांतर कैसा है मात्रक। अरे ये तो धारा अध्याय का सवाल हो गया, पर फिर भी कर लेते हैं। विभवांतर मतलब वोल्टेज का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है। ओम किसका होता है, ऐसा मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का, और कूलम होता है चार्ज का, क्यू जिसे हम आवेश बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे अध्याय का था, विद्युत अध्याय का था। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। सीधा सा बात है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता क्या बोलते हैं, या लेंस ऑफ पावर पी होता है, पावर जिसे हम, पावर का सूत्र क्या होता है, 1/f होता है, पी बराबर 1/f होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पावर का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, या इसको दूसरा भी बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स भी होता है। अगर यहाँ पे मीटर रहता है 1/मीटर तो वो भी हो सकता था, पर वो आपसे नहीं पूछा जाता है। तो पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो हम जब प्रिज्म पढ़े थे तो प्रिज्म में ये सवाल कराए थे कि किसका विचलन सबसे कम होता है। तो हम आपको कुछ दिखाते हैं थोड़ा सा। तो हम प्रिज्म पढ़े थे, है ना,
प्रिज्म कुछ इस तरह से पड़े थे त्रिभुजाकार में। तो जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म क्या करती है, अगर ये प्रिज्म है इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती है ना। तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 हो गया, हम बस फिगर बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से 7 रंग निकलती है, ठीक है। कितना हो, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो अगर ये श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म पे आपतित करवाती है तो प्रिज्म क्या करती है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती है। तो ये वाला रंग होता है विवग्योर, वही जो हम आपको बताए थे। तो इसमें हमसे सवाल ने पूछा कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है, किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे ऊपर होता है ना, तो उसका विचलन, माफ करना हम उल्टा बोल दिए, जो सबसे ऊपर होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, जो सबसे नीचे में होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। समझ में आया। तो अगर हम इसी में बात करें, हम जानते हैं कि अगर हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, मतलब वायलेट बैगनी से लाल की ओर बढ़ेंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, ठीक है। अब इधर से इधर की ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और इधर से इधर की ओर जाते हैं तो विचलन कम होते जाता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी याद कर लेंगे कि हम अगर इधर से इधर की ओर जाते हैं, इधर से इधर की ओर जाते हैं तो प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकीर्णन भी क्या होता है, घटते जाता है ना। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो सबसे ऊपर में कौन था, सबसे ऊपर में लाल था, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। और दूसरा नियम होता है कि हम थोड़ा उल्टा बोल दिए, तो जो अभी हम बोलने जा रहे हैं वो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला, ये सब सब्जेक्टिव है, ये सब हम करेंगे जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। चलिए हम 2019 पे आते हैं। इसमें पहला 5 सवाल ही इस अध्याय से। चलिए तो पहला सवाल, इसमें टिक नहीं मारे हैं, शायद भूल गए होंगे। चलिए पहला सवाल है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो सिंपल सी बात है भैया कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो तो वास्तविक बनता है, पर काल्पनिक भी प्रतिबिंब एक केस में बनता है। कब, जब हम उस प्रतिबिंब को या उस वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के अंदर रखते हैं ना। हम आपको समझाए थे कि अगर ये उत्तल दर्पण मान लेते हैं, अगर ये उसका फोकस और ये क्या ध्रुव, तो इसके बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तभी जाके प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और सभी केस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हमसे सवाल पूछा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, पर एक केस में वैसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पर हमको सवाल में तो ये तो नहीं बताया गया ना कि प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वास्तविक भी होगा और काल्पनिक भी होगा। तो काल्पनिक भी होगा और वास्तविक भी होगा। तो ऑप्शन सी में क्या, वास्तविक या काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब हो सकता है, क्योंकि हमको सवाल में वस्तु कहाँ रखा गया है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने अगर एक वस्तु को रखे हैं, अब वस्तु अगर कहाँ रखा गया ये हमको दिया हुआ रहता तो हम बता सकते थे हाँ काल्पनिक या वास्तविक। लेकिन हमको सवाल में सिर्फ इतना दिया है कि सामने हम वस्तु रखे हैं, तो हो सकता है कहीं भी रखे हो सकता है फोकस के अंदर रखे हो या फोकस के बाहर रखे हो। अगर फोकस के बाहर रखे हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर फोकस के अंदर रखे हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वास्तविक या काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। बस वही जिसे हम साइड मिरर कहते हो ना, गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी गाड़ी होता है सबके साइड में लगा होता है, उसे हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और अवतल दर्पण का कब यूज करते हैं? हेडलाइट के रूप में यूज करते हैं। आजकल ट्रक वगैरह सब में देखिएगा उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण ही पीछे देखने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। उत्तल दर्पण जनरली यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब इसका कारण बताते हैं। देखो, आवर्धन का जो सूत्र हम आपको क्लास में पढ़ा भी चुके हैं कि आवर्धन जो है वो यूनिट लेस है, मतलब मात्रकहीन है। क्यों? क्योंकि आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है v/u। v क्या है? वस्तु दूरी, और u क्या है? वस्तु दूरी। या hi/ho भी होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई, है ना। तो इसका ऐसा मात्रक नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ऊपर भी दूरी है, नीचे भी दूरी है, और हम जानते हैं दूरी का ऐसा मात्रक, हम जानते हैं m बराबर क्या होता है? v/u। पढ़े ना, v क्या होता है? प्रतिबिंब का दूरी, u वस्तु का दूरी, और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है। और ये क्या? ये भी तो है वस्तु का दूरी। तो दूरी है आखिर, है ना, वस्तु का दूरी हो या कुछ दूरी है, दूरी है आखिर। तो दूरी कैसा मात्रक? मीटर। तो मीटर मीटर खत्म, बचा क्या? कुछ नहीं, एक या यूनिट लेस बोल दो इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। क्या है? किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए क्या होगी। ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं पावर बराबर होता है 1/f। ये होता है जब अगर फोकस मीटर में हो तो पावर का जो लेंस की क्षमता का पावर, उसका सूत्र ये हो जाएगा। अगर फोकस को हम सेंटीमीटर में रखें तब हम ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम हमेशा यही सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। 100/f, ताकि आसानी होता है। तो हमको सवाल में क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता दिया हुआ है, पावर दिया हुआ, -2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो हमको पावर दिया हुआ है, हमको फोकस निकालना है। तो फोकस क्या हो जाएगा? फोकस सेंटीमीटर में निकालना है। क्या हो जाएगा? 100/p। p की जगह क्या डालेंगे? -2। तो -2 क्या हो जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। तो जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। अब देखो हम अधिकांश यूज करते हैं। अब देखो 50 सेंटीमीटर है कहीं, 0.5 मीटर में है, ये 0.5 सेंटीमीटर में है, या -0.5 सेंटीमीटर में है, या -0.5 मीटर में है। अब देखो आंसर निकला हमको 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, हम क्या करेंगे इसको f बराबर अगर मीटर में निकालना तो हम ये सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? f बराबर 1/p। अगर हम मीटर में बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/p कितना? -2। तो 1/-2 तो -0.5। ये किस में निकल जाएगा? मीटर में निकल जाएगा। तो ये मेरा आंसर है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, -0.5 मीटर ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? -0.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या किए? बस सूत्र का इस्तेमाल किए। कौन सा सूत्र? ये सूत्र का इस्तेमाल किए। हाँ देखो, ये जो निकला -50 सेंटीमीटर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमको ऑप्शन में से नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। कैसे करेंगे? भागा 100 से भाग दे दो, वो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं भैया 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। या हम बोल सकते हैं एक ही नियम पढ़े ना, 100 सेंटीमीटर में जब 1 मीटर होता है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यह सेंटीमीटर घटा के मीटर में बदलना है तो 1/100 से अपना गुना कर दो, काट के आपको 0.5 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -0.5 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ अपवर्तनांक म्यू का सूत्र क्या होगा? तो हम जब स्नेल लॉ पढ़े थे, स्नेल लॉ का सूत्र क्या था? स्नेल लॉ पढ़े थे μ1 sin i, पढ़े ना, बराबर μ2 sin r। यही सूत्र हम पढ़े हैं ना। तो हम जब बोले हैं कि अगर म्यू का मान हम 1 रखते हैं, म्यू मतलब क्या? पहला माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम हवा मानते हैं तो हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 होगा। तो यहां से क्या सूत्र बन जाएगा? sin i, μ1 का मान क्या होगा? गुना 1, तो sin i होगा, बटे अगर इस sin r को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? sin r। तो क्या हो जाएगा? म्यू। अब μ2 को हम म्यू मान लेते हैं, म्यू। तो यहाँ से क्या सूत्र निकल के आ गया? म्यू बराबर sin i बटे sin r। तो sin i बटे sin r, 5 का क्या हो जाएगा? 1, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल ये सब तो विद्युत अध्याय का है, हम इसका आपको नोट्स दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लगता है इसमें और कोई सवाल नहीं है।
अध्याय 10 और अध्याय 11 का। चलिए, तो इसमें 2019 के सी में और कोई सवाल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 2019 के ए में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, हाँ, मेरा अगला सवाल क्या है भाई कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो निकट बिंदु तो हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है किसी भी स्वस्थ आंखों के लिए, और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर हमको यहाँ निकट बिंदु देता तो हम क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर मत, मीटर बहुत दूर निकल गया, 25 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल हमको, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखो, इसमें से हम आपको चित्र बना के समझाते हैं। रुकिए, हम आपको चित्र बना के इसको समझाते हैं आपको। समझिएगा, हम दो लेंस बनाते हैं और हमसे सवाल में क्या पूछा है, कहाँ गया सवाल, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको हम थोड़ा सा फिगर समझाते हैं, थोड़ा डिटेल में, ताकि आगे अगर इससे अगर सब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बन जाए। ठीक है, तो हम दो लेंस बनाते हैं, एक लेंस उत्तल लेंस बनाते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं क्लास में उनको तो मालूम होगा कि क्या आंसर होगा, पर जो नहीं पढ़े उनके लिए हम बता देते हैं। तो फोकस क्या होता है, पहली बात फोकस दूरी समझने से पहले फोकस समझिए क्या होता है। फोकस होता है कि अगर हम, ये क्या प्रधान अक्ष, ये क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो लेंस से टकराकर फोकस से होकर जाएगी या जाते हुए प्रतीत होती है। तो इस केस में प्रतीत मतलब क्या, आभासीय रूप में। ठीक है, तो इस केस में लेंस का काम क्या है, क्योंकि ये कौन सा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का काम है प्रकाशीय किरण को मोड़ना, मतलब अपनी ओर मोड़ लेना। तो प्रकाशीय किरण आया, अपनी ओर मोड़ लिया, तो हम जानते हैं अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और ये ध्रुव या दोनों लेंस के बीच का जो ये भाग होता है इसको ध्रुव बोल देंगे। तो या इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं शायद। तो इसके और इसके बीच की दूरी जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो हम साइन चिन्ह परिपाटी आप पढ़े हैं ना, चिन्ह परिपाटी की अगर हम इधर की सारी दूरी क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। अगर हम इसको चिन्ह परिपाटी के रूप में देखें, चिन्ह परिपाटी के रूप में देखें, अगर यहाँ प्लस बना ले तो इधर की सारी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, और इधर की सारी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इधर की सारी दूरी क्या होगी, धनात्मक। तो ये फोकस दूरी है, वो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे इसमें बताइए u क्या हो जाता है, u ऋणात्मक हो जाएगा। u मतलब क्या, वस्तु दूरी, तो वो u तो इधर ही होगा, वस्तु इधर रखेंगे, तो इधर की सारी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, है ना। इधर की सारी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। हम पढ़ चुके हैं ना, हम 9th में पढ़े थे, इधर की होता है ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो इसी को हम चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट मैथ वाला काम है, यही लगाना है। ठीक है, और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आपको दिखाते हम क्या किए, ये समांतर अक्ष है या प्रधान अक्ष के समांतर हम किरण को ले गए। तो हम जानते हैं कि जब भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाता है तो वो फोकस से होके गुजरता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, ये प्रकाश की किरण को फैला देता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। उत्तल लेंस क्या करता है, मोड़ लेता है। इसका काम क्या है, प्रकाश की किरण को फैला देना। अब हमको फोकस ज्ञात करना। अब ये प्रकाश के तो फैल गया तो बहुत दूर निकल जाएगा, ऐसे फैलते चला जाएगा ना, कहीं मिलेगा तो नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट करके आभासीय रूप में पीछे जब करते हैं तो देखते हैं यहाँ कहीं करते हुए प्रतीत हो रहा है, आभासीय रूप में प्रतीत हो रहा है। तो इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। और इस दूरी को ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी को हम क्या बोल देंगे, फोकस दूरी बोल देंगे। अब ये फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, देखिए अगर हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी प्लस बुला करके, तो इस बिंदु से इधर की सारी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। इधर की सारी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो इधर की सारी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। आगे अगर कोई भी सवाल आए तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो सवाल हमसे पूछा था क्या, कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हम बोल देंगे उत्तल लेंस की धनात्मक होती है दूरी, और अवतल लेंस की क्या होगी, ऋणात्मक दूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति की रूप
क्या है, निरूपित करता है। आसान है ना, हम आपको दिखाए आज के पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे पावर बराबर क्या होता है, V गुना I होता है ना। तो अब V बराबर क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ। तो अब इस V को हम यहां रख देते हैं, क्या होगा, पावर बराबर आई आर गुना आई, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, है ना। देखिए तो आंसर में है, देखिए तो कहीं है आई स्क्वायर आर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, तो आई स्क्वायर आर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, देखिए अब ये सवाल 2020 में पूछा था, 2019 में भी पूछा है, तो इसका जवाब हम जानते हैं कि हम अगर जो साइड मिरर्स को बोलते हैं ताकि हम पीछे की जो भी वस्तु है उसको हम देख सके, तो किसका उपयोग करते हैं, पश्च दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रक वाला सब आप देखिएगा, आप समतल दर्पण लगा लेता है, पर वो गलत है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। सिंपल सी बात है भैया, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका विचलन भी सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर चुके हैं ना, अभी जस्ट पीछे बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष मतलब क्या होता है कि जैसा इसका नाम है ना, उसका काम उल्टा, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु देख लेता है, निकट की वस्तु नहीं देख पाता है। तो अभी हम पीछे बता चुके, निकट दृष्टि दोष के लिए कैसा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसा, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए बेलनाकार लेंस का उपयोग कब करते हैं, जब हमको जरा दृष्टि दोष होता है, तब जाके हम बेलनाकार नहीं, बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब ऊपर उसका अवतल लेंस होता है और नहीं, ऊपर उत्तल लेंस होता है, नीचे अवतल लेंस होता है, उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस बोलते हैं। बेलनाकार लेंस का उपयोग हम अति बिंदुकता दोष में उपयुक्त करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था जो भी सवाल था, और कोई सवाल छूटा तो नहीं, कोई छूटेगा सवाल तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना हो सकता है हम इस वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको हम नोट्स में आपको बता चुके हैं विद्युत अध्याय में। ठीक है, क्या है अगला सवाल, देखिए तो इसमें से कोई है नहीं, शायद टिक मारना भूल गए। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। अच्छा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो हम अभी बात कर चुके हैं कि आवर्धन जो है वो मात्रकहीन होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। क्यों होता है हम बात कर चुके हैं, हम बता चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए इस पेज में तो कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते इसमें कोई है। चलिए शायद नहीं होगा, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, एक सवाल नीचे में दिया हुआ है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। देखिए हम इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम बता चुके हैं प्रकीर्णन किसका अधिक करेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो लाल तो होगा नहीं, सेम यही सवाल पूछा है ना, 2020 में भी पूछा गया सेम यही सवाल। तो ब्लू जो है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, क्यों, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो नीला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए भाई सिंपल सी बात है कि हवा में ही प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। उसका कारण क्या है भाई, क्योंकि जैसे ही प्रकाश किसी और माध्यम में प्रवेश करेगी उसको चलने में दिक्कत महसूस होगा, जिस कारण से उसका चाल में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से अगर न्यूमेरिकल दिया रहता है तो आप ऐसे निकालते हैं, हम जानते हैं म्यू बराबर c/v होता है, जहां c क्या प्रकाश की चाल होता है। ठीक, तो म्यू, अब जिसका म्यू अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल का जो गमन होगा वो कम होते चले जाएगा। ठीक, तो सेम वही काम है, जिसका अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो बहुत कम होगी, उसको चलने में बहुत दिक्कत महसूस होगा। तो हवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश बिना कोई दिक्कत, मतलब आराम से स्मूथली चल सकता है, या प्रकाश का जो चाल होगा वो अधिकतम होगा, किसमें, हवा में ही होगा। ठीक है, चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें देख लेंगे। चलिए इसमें 2019 के ए सेक्शन में भी और कोई सवाल है नहीं। चलिए देखिए, यही विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक,
हम बता चुके हैं अभी, है ना, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। अच्छा सेम उसी तरह सवाल था ना, विद्युत ऐसा आवेश नहीं था, दूसरा कुछ था शायद। ठीक है, तो विद्युत आवेश ये विद्युत अध्याय का है, तो वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक है, वोल्टेज का या विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का, कूलम विद्युत आवेश का या चार्ज का, इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो एक दो सवाल देख लेते हैं, उसे सवाल मिलता जल्दी है नहीं एक भी। चलिए 2018 में देख लेते हैं कोई सवाल पूछा है कि नहीं उस अध्याय से। चलिए इस श्रेणी में तो नहीं है, हाँ एक सवाल दिखाई दिया 11 नंबर का, ये 1 नंबर का सवाल तो नहीं है, कि ये है किसी समबाहु त्रिभुज, मतलब सीधा प्रिज्म बोल रहा है जो घुमा फिरा कर ज़्यादा देता है ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाए। तो किसी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है, चलिए इसको देखते हैं आराम से। सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, आप इसको 1 नंबर तो नहीं, कम से कम 2 नंबर 4 नंबर में पूछना चाहिए। ठीक है, सवाल हमको बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है ना, या तीनों कोण भी 60 डिग्री कोण होता है। तीनों कोण कितना होता है, 60 डिग्री का तीनों कोण होता है। ठीक है, मान लेते हैं सवाल दिया ये प्रिज्म है, तो हमको प्रिज्म का काम क्या होता है, देखो ये किरण आया, हम इस पर अभिलंब खींचेंगे। अब हम क्लास में बता चुके हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है काम क्रिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको हम I1 से सूचित करते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण या अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको I2 या E से सूचित करते हैं, अपवर्तन कोण, या इसको निर्गत कोण भी बोला जाता है। ठीक है, और न्यूनतम विचलन होता है कि प्रकाश, जैसे मान लीजिए अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश सीधे निकल जाता, तो कितना विचलन हुआ उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। अगर मान लीजिए प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश इस तरह से सीधे निकल जाता, पर इस प्रिज्म के कारण क्या हुआ, प्रकाश यहाँ जा रहा है, तो इसका विचलन कितना हुआ, ये विचलन को हम बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। तो सवाल में हमको विचलन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और निर्गत कोण मतलब ये कोण I2 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है आपतन कोण का मान बताइए क्या होगा। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा भारी सवाल नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है विचलन का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस A होता है विचलन। ये विचलन के केस में होता है। अब इसमें एक केस और आता है जब न्यूनतम विचलन होता है, तो न्यूनतम विचलन का केस में क्या होता है, सूत्र I1 और I2 आपस में बराबर हो जाता है, तो इसका सूत्र हो जाता है 2I माइनस A हो जाता है। ठीक है, तो हमको सवाल में सिर्फ विचलन दिया हुआ है, हमको देखिए ना विचलन कोण दिया है, न्यूनतम विचलन का बात नहीं किया हुआ है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें सवाल में डेल्टा का मतलब विचलन होता है, ये 30 डिग्री ये हमको दिया हुआ है, और I2 हमको दिया हुआ, I2 क्या हो गया, निर्गत कोण ये या अपवर्तन कोण जो भी बोलिए, तो I2 भी हमको दिया हुआ है, हमको निकालना I1 है, लेकिन हमको A भी एक अननोन है। A को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण, अगर आप नहीं पढ़े तो आप लिख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को बोल दिए, ये जो कोण होता है ना, ये दोनों सतह के बीच जो ये कोण होता है, इसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। और प्रिज्म कोण का सूत्र होता है वो होता है R1 प्लस R2 होता है, लिख लीजिएगा अगर आप नहीं पढ़े तो। इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। हमको निकालना ये है, और हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है। अगर आप गौर से देखिएगा तो सवाल में हमको क्या बोल दिया पहले ही, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा आपस में बराबर, मतलब कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ना प्रिज्म कोण। ये कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो प्रिज्म कोण मतलब A हमको दिया हुआ है 60, तो अब हमको ये भी पता चल गया। तो हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, हमको निकालना ये है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं और सबको हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, माइनस A है तो इधर ले आए तो प्लस A, और ये क्या प्लस I2 तो माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा I1। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे। तो डेल्टा कितना दिया हुआ 30 प्लस A को बोलते हैं प्रिज्म कोण, वो कितना दिया हुआ
60 दिया हुआ सवाल में नहीं है, बस सवाल में बोल दिया समबाहु त्रिभुज, बस उसी से आपको दिमाग लगाना है। माइनस I2 मतलब निर्गत कोण या अपवर्तन कोण 40 डिग्री दिया है बराबर I2। तो 30 प्लस 60 90 माइनस 40 कितना हो गया 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा I2 मतलब आप I2 नहीं I1 मतलब आपतन कोण क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन बी। ये 1 नंबर का सवाल नहीं था, थोड़ा सा लेंदी सवाल था, ठीक है। लेंदी नहीं, बस थोड़ा सा 1 नंबर का तो नहीं था, थोड़ा सा कम से कम 2 नंबर का दे देता, 2 या 3 नंबर का, वो ठीक रहता। 1 नंबर का सवाल ये नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी कोई सवाल तो नहीं, हाँ एक सवाल यहाँ है कि एक उत्तल लेंस, लगता हम टिक बनाना भूल गए हैं, कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पावर लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है ना। चलिए हम आपको सूत्र जो हम पढ़े उसी से बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि पावर बराबर होता है 1/f। जब फोकस मीटर में हो तब ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जब फोकस सेंटीमीटर में हो तब हम ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे सवाल पूछा गया है, एक लेंस का क्षमता हमको दिया, मतलब पावर हमको दिया हुआ 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी, पावर कितना 1 है ना, तो 1 बराबर 1/f हो जाएगा। तो हमको f निकालना, तो 1/1 हो जाएगा, मतलब 1। तो फोकस हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में तो आंसर नहीं है, तो इसका 100 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी तो सूत्र है। यहाँ पे f इसको इधर ले आओ, 100/p कितना दिया हुआ 1, तो 1 100/1 100 हो गया, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। तो या तो 1 मीटर निकला, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये भी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर उत्तल लेंस का या कोई भी लेंस का, जरूरी नहीं है उत्तल या अवतल लेंस हो, कि आपको कोई भी लेंस का अगर क्षमता 1 डायोप्टर दिया हुआ है तो उसका फोकस दूरी, अगर सेंटीमीटर में बात है तो 100 सेंटीमीटर, या मीटर में बोला जाए तो 1 मीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई सवाल तो है नहीं। हाँ एक सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो भी है, प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो इसको निकालने के लिए आप, अब ज़्यादा समय नहीं बचा तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि म्यू मतलब होता है अपवर्तनांक को सूचित करते, वो इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य का। अब जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो हम पढ़े हैं क्या, विवग्योर पढ़े हैं ना, विवग्योर। तो विवग्योर हम जब इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं, वॉयलेट से बैगनी से लाल की ओर बढ़ते हैं, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ेगा। अब तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमसे सवाल पूछा है, कहाँ गया सवाल, कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक किसका अधिक होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। अपवर्तनांक अधिक कब होगा, जब तरंग दैर्घ्य कम होगा, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, वॉयलेट का। अब देखो ऑप्शन दिया क्या है, लाल है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बचा पीला, हरा, बैगनी। मतलब पीला मतलब क्या, येलो इंग्लिश में लिख लेते हैं, हरा मतलब ग्रीन, बैगनी मतलब ब्लू बोलते हैं, ब्लू ही बैगनी बोलते हैं। ब्लू तो नीला हो जाता है ना, फिर वो ब्लू मतलब नीला हो जाता है, तो ब्लू नहीं, मतलब बैगनी होता है ना, बैगन कलर का। कैसे हम आपको दिखाएंगे, कुछ बैगनी कलर का मेरे पास तो है नहीं, शायद देखिए तो ये बैगनी कलर का, हल्का बैगनी कलर का है ना, तो कुछ इस तरह से बैगनी कलर, इसको हम इंडिगो बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिगो आई बोलते हैं। तो अब देखो इन तीनों में YGI, देखो तो Y कहाँ, Y यहाँ है, G यहाँ है, I यहाँ है। तो इन तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, तो सबसे कम अपवर्तनांक इसका होगा, है ना, क्योंकि ये सबसे इधर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मतलब अपवर्तनांक कहते हैं, सॉरी, तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाएगा। तो इन तीनों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग। बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, कहाँ गया आंसर, हाँ बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो ये सूत्र को आपको याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा या जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए ये सवाल हो गया, अगला सवाल बढ़ते हैं। चलिए इधर तो कुछ सवाल नजर नहीं आ रहा है। हाँ देखिए एक सवाल है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क, मतलब हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, सीधा सवाल है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम स्पष्ट दूरी होता है किसी भी आंख के लिए, तो इसका आंसर ये। और जो दूर है वो कितना होता है, अनंत होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। इस तरह सवाल रिपीट आता है बार बार, कुछ ज़्यादा
भारी सवाल नहीं आता। हाँ, एक सवाल और देखिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रटा हुआ चीज़ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 2018 का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। 2018 का ए पे आ जाता है, फटाफट देख लेते हैं कि दंत विशेषज्ञ जो दांत वाँत का देखता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखो सिंपल सी बात है भैया, समतल दर्पण तो करता नहीं है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है किसमें, दांत को थोड़ा सा बड़ा देखने में। उत्तल दर्पण का तो नहीं करता है, तो अवतल दर्पण का इसका इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण आप देखिएगा, बड़ा बड़ा सैलून जाइएगा ना, तो आपको आपके पीछे, जैसे आप गांव सब में सैलून या हम लोग का भी सैलून क्या होता है कि पीछे में समतल दर्पण एक लगा देता है, तो उसमें क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन आप जैसे बड़ा सैलून जाइएगा तो वहाँ पर आपको अवतल दर्पण लगा देता है, ताकि आपका जो मतलब सैलून सब में, ताकि आपका जो बाल कटा हुआ है ना, आप देख सके कि किस तरह से आपका बाल किस डिजाइन में कटा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो जो दांत विशेषज्ञ के जो भी होता है, दांत वाँत का जो इलाज करता है, नाक कान का आँख का जो भी होता है, वो अवतल दर्पण का उपयोग करके देखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए सेम इसी तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, तो अपसारी लेंस किसको बोलेंगे, अवतल लेंस को बोलेंगे। चलिए काम खत्म। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है, तो सिंपल सी बात है, पुतली के साइज कौन करता है, परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। देखो क्या होता है ना कि पुतली के साइज को नियंत्रण करना मतलब क्या, दो ही केस होता है, या तो पुतली को सिकुड़ देता है या पुतली को फैला देता है। मतलब जब हमारी आंखों में तेज प्रकाश प्रवेश करती है, जब हमारे आंखों में तेज प्रकाश प्रवेश करती है, तो हम क्या करते हैं, आंख अपना बंद कर लेते हैं। मतलब क्या, आंख सिकुड़ जाता है, तो आंख क्या करते हैं, सिकुड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, परितारिका क्या करता है, आंख को सिकुड़ा जाता है, मतलब समझ रहे हो है ना मेरा बात को, कि सिकुड़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, पुतली का साइज कम हो जाता है। जैसे ही हम अंधेरे रूम में जाते हैं, हम अपना आंख को बड़ा करना पड़ता है ताकि हम कोई वस्तु को देख सके, तो क्या होता है, परितारिका क्या करता है, हमारा आंख को थोड़ा सा बड़ा कर देता है ताकि हम देख सके, देखने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से क्या होता है, पुतली का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है, परितारिका करता है, हम क्लास में बात कर चुके हैं। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दोनों तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस से ठीक होता है। ठीक, सिंपल से भैया, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अब अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूर दृष्टि दोष हुआ है तो हम कैसा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जरा दृष्टि दोष, यही एक ऐसा दोष है जिसमें दो फोकल लेंस, मतलब दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल अवतल दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर में हम लगा देते हैं, इस तरह से बना होता है, देखिए इस तरह से बना हुआ होता है, ऊपर में होता है उत्तल लेंस, नीचे में होता है अवतल लेंस, इस तरह से बना होता है, दिखाई नहीं देता है, वो अच्छा सा डिजाइनदार बनाया हुआ रहता है। तो क्या होता है, अवतल और उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम जरा दृष्टि दोष में ही सिर्फ करते हैं। ठीक है, काम खत्म। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। देखो सवाल है छोटा सा, पर घींच तीर के बहुत बड़ा कर दिया गया है। फिर से पढ़ते हैं, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। मतलब हमको बोल देता है कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के द्वारा एक प्रतिबिंब जो है वो हम पर्दे पे क्या करते हैं, देखना चाहते हैं या देखते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण दिया हुआ, अवतल दर्पण के द्वारा एक प्रतिबिंब बना है जो हम पर्दा पे देख रहे हैं। ये एक सवाल का बात हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो हमको पूछ रहा है सवाल में कि दर्पण की फोकस दूरी को, दर्पण को फोकस दूरी क्या निर्धारित करे, ये हमसे पूछ रहा है सवाल में। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी सवाल है भैया। देखो अभी थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, पर हम आपको दिखा देते हैं। हमको सवाल में पूछा है कि दर्पण का काम क्या है ना, हमको बोल रहा है 1/v + 1/u = 1/f। ये आप सूत्र याद है, कहीं पढ़े हैं? तो हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे या ज्ञात करना चाहते हैं। कब ज्ञात करेंगे? जब हमको v और u पता है। v मतलब
प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी हमको पता है, तो हम फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं, या फोकस हम आराम से निर्धारित कर सकते हैं। अपना जो भी हिंदी में बड़ा बड़ा साहित्य लिखना है इस पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, मतलब u, है ना। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी वही ना, u हो गया। अगर हम देखिए, अगर ये जैसे हाँ, ये अगर दर्पण मान लिए और ये पर्दा हो गया, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी u। अब इसका प्रतिबिंब जहां बनता है उसको v मानेंगे, प्रतिबिंब दूरी। दर्पण तथा बीच की दूरी को b, उसको क्या बोलेंगे, v बोलते हैं। प्रतिबिंब दूरी a और b दोनों को, इसका आंसर क्या होगा, c। 5 का आंसर क्या होगा, c, a और b दोनों को। ठीक, छोटा सवाल था, थोड़ा सा बस लेंदी घुमा फिरा कर दिया है। ठीक है, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे आप। तो शब्दकोश के छोटे, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो हमको ये हो गया, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखो, शब्दकोश का जो छोटा छोटा अक्षर होता है उसको तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अगर छोटा छोटा अक्षर होता है उसको हम बड़ा देखना चाहते हैं, है ना। तो बड़ा देखने के लिए हम तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक, इसमें जो पहला जो ऑप्शन है देखो, तो उत्तल लेंस, मतलब ये दोनों में इसको एक आंसर होगा। अवतल लेंस तो होगा नहीं, ये दोनों आंसर खत्म, क्योंकि हमको छोटा अक्षर देखना भैया, तो छोटा अक्षर को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो देखेंगे, अब देखो थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाते हैं इसमें। हम जो किसी भी डिक्शनरी को देखें, अगर मान लीजिए आप इसी को डिक्शनरी मानते, इसी को आप देखिएगा, तो ये आप क्या करिए, अपने आंखों के पास रखिएगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ आंख, यहाँ आप डिक्शनरी रखिएगा 200 किलोमीटर दूर, तो आप क्या करिएगा, अपने आंख के पास रखिएगा। तो आंख के न्यूनतम पास कितना, 5 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर तो नहीं रखिएगा। 50 सेंटीमीटर क्या होगा, निकटतम बिंदु जो हमारे आंखों का, तो उससे दूर रखना है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो हम उत्तल लेंस का पसंद करेंगे, और उसका फोकस दूरी कितना, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमको फिर समझाते हैं। देखो, हम छोटे अक्षर को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने ऐसा लेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम छोटे अक्षर को पढ़ सके, या बड़ा हमको दिखाई दे छोटे अक्षर। तो अवतल लेंस तो वो काम करेगा नहीं, तो उत्तल लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं करेगा, हम बता चुके हैं, रेड डायग्राम आप देख सकते हैं। तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी अगर हम यही वस्तु को रहे हैं तो हम अपने आंखों के सामने रखेंगे। तो आंखों के सामने कितना, तकरीबन 5 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। तो वही सवाल बोलता है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। 50 सेंटीमीटर मतलब बहुत दूर हो गया ना, 50 सेंटीमीटर समझ रहे हैं। 30 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है उसको आप तकरीबन 1.5 बार जोड़ दीजिए, 1.5 बार थोड़ा ज़्यादा जोड़ दीजिए। उतना दूर तो नहीं रखना है, तो हम अपने आँख के पास रखेंगे तो कितना कम रखेंगे, 5 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें नहीं है, देखते हैं, और इधर तो है नहीं। ये सब बायोलॉजी का सवाल है, बायोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2018 ए समाप्त होता है। देखते हैं 2018 का और भी कोई है। हाँ चलिए, यहाँ देख लेते 2018 के ए का और है, फटाफट देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सिंपल सी बात है भैया, क्या पूछ रहा है हमको, क्या बोलते, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। वक्रता, त्रिज्या, मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, फिगर बना के समझते हैं। एक पेज ले लेते हैं। हमको बोलता है गोलीय दर्पण, तो कौन सा गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण ले लो। चलिए हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, तो हम मान लेते हैं इसका परावर्तन पृष्ठ ये है, आगे वाला पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, तो वृत्ताकार ये हो गया, इसका सीमा रेखा ये हो गया, का व्यास, तो व्यास ये हो गया, क्या कहलाता है। मुख्य फोकस, फोकस तो इधर की ओर होगा, नहीं फोकस नहीं होगा। त्रिज्या, नहीं त्रिज्या होता तो आधा होता, त्रिज्या भी नहीं हो गया। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष तो ये सीधा वाला हो जाता है, ये भी नहीं हो गया। तो गोलीय दर्पण का द्वारक एक यही बचा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम एक सूत्र जानते हैं क्या होता है, F बराबर R/2 होता है ना। तो F बराबर क्या हो गया, R कितना दिया 32, तो 32/2 क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर आंसर है, हाँ, प्लस 16 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है जिसको आपको दिमाग में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे हमको 16 सेंटीमीटर दोनों दिया है, एक प्लस 16 सेंटीमीटर एक माइनस 16 सेंटीमीटर। अब आंसर मेरा कौन सा होगा, तो पहले देखिए दिमाग लगाइएगा। हम बता चुके, हम क्लास में बता चुके, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप चिन्ह परिपाटी का खासा ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या बोलता है, एक उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण मेरा ये हो गया। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इधर होता है ना, फोकस दूरी इधर ही होता है। तो हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी से कि अगर हम इस बिंदु को, अगर ये बिंदु को हम यहाँ ले आते हैं तो इधर की साइड क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो हमको वक्रता त्रिज्या जब बोला तो वक्रता त्रिज्या तो इधर की ओर होगा, है ना। अगर इसको वक्रता त्रिज्या R मान लें तो R क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, पर हम क्या लेंगे -32 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये अगर हम इसको मुख्य बिंदु मान लें तो उसके इधर की ओर होता है, तो इधर की ओर सारी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो R क्या हो गया -32 सेंटीमीटर, इसलिए F क्या हो जाएगा -32/2 क्या हो गया -16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा 16 मारते तो उसका आंसर गया, उसका 1 नंबर गया, इसलिए उसका आंसर क्या होगा -16 सेंटीमीटर। तो जब भी न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो आप चिन्ह परिपाटी का खासा ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सिंपल सी बात है भैया, अगर आवर्धन ऋणात्मक दिया हुआ है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर आवर्धन, आप नोट कर लेना, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ पे क्या, प्रतिबिंब ऋणात्मक है मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों हो सकता है, तो आभासी वाला खत्म। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो हमको बोलता है किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन ऋणात्मक है तब जाके प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब प्रतिबिंब वास्तविक हो और सीधा, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक ना। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है मतलब वो प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्लास में इसके बारे में ढेर सारे बात कर चुके हैं। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि नेत्र में जो प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है उसका अधिकांश अपवर्तन जो हमारे आंख का जो अगला भाग होता है कॉर्निया, वह उसके बाहरी पृष्ठ से ही हो जाता है। तो नेत्र में जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु की सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करती है। देखो, प्रकीर्णन किसका अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है ना तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात का, λ⁴ होता है, इसके रेले का सूत्र होता है इसलिए। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सवाल हमसे क्या पूछता है, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, मतलब किसका प्रकीर्णन अधिक होगा। अब देखो, जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होना चाहिए। तो तरंगदैर्घ्य किसका कम होगा, लाल तो है नहीं भाई, तो विबग्योर में देख लो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका तरंगदैर्घ्य अगर सबसे कम है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये सब बात कर चुके हैं पहले, तो ये सब तो आपका हम नोट्स दे चुके हैं विद्युत अध्याय का, उसमें सारे क्वेश्चन को ये डाल दिया गया है। चलिए अब इसमें तो कुछ और सवाल है नहीं, इस लाइन में देख लेते हैं एक बार। नहीं, तो यहाँ पे 2018 का जितना भी है हम सब समाप्त कर दिए हैं। अब 2017 का है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, 2020 से 2018 तक में जितने भी अध्याय 10 और अध्याय 11 के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम और इससे आगे का करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर जो सवाल आपको समझ में नहीं आता तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हैं ही, आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।